पूंजीवाद और जो हमारा जो क्या कहते हैं, साहब के शब्द अलग हैं। जो श्रम है उसका शोषण कैसे होता है उसकी अच्छी व्याख्या करेंगे साहब, और उसका समाधान भी बताएंगे। बहुत अच्छा लिटरेचर का नॉलेज है साहब को। सर बोला परिचय तो बोला। फिर, हाँ सर, नथी सिंह सर, आप सर का नंबर डाल दीजिएगा चैट बॉक्स में। जी और जी मैं अनुमति चाहूंगी सर से कि अगर रिकॉर्डिंग के लिए आप आदेश करें, आप अनुमति दें। मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण विचार हम लोगों को सुझाव मिलने वाले हैं। प्यारेलाल जी, प्यारेलाल शकुन सर, हेलो। जी सर, जी सर। वेलकम सर, वेलकम। हाँ जी, मैं बोलिए। नथी। हाँ हाँ, धन्यवाद। आपका चेहरा वेलकम दिख सर, रहा है मुझे वेलकम। अब। क्या वीडियो आज वीडियो चलाना है क्या? जी जी, मजदूर दिवस पर आप सर थोड़ा सा हमारे को, हमारे ग्रुप को मार्गदर्शन दें, और एक समाधान भी बताएं कि पूंजीवाद में और श्रमिक वर्ग में, शोषण वर्ग में कितनी बड़ी खाई है और इसका समाधान कैसे होगा। जरूर। Recording in progress. हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आवाज आ रही है सर, आपकी क्लियर वॉइस आ रही है। अच्छा, चलिए मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूं। साथियों, मैं आज सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए आपने बुलाया और इस लायक समझा कि मुझे कुछ कहना चाहिए मजदूर दिवस पर। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। और साथ ही आज मजदूर दिवस है, तो मजदूर जो है एक दूसरे को अभिवादन के रूप में लाल सलाम करते हैं। वो क्रांतिकारी लाल सलाम है, तो मैं आप सभी को लाल सलाम भी करता हूं। लाल सलाम का जो अर्थ है मजदूरों का, वो क्रांतिकारी मतलब पूरी तरह से पांचों महाद्वीपों का जो है ना, मुट्ठी बांध करके पांचों महाद्वीपों की जो मजदूरों की जनसंख्या है, वो सारी आबादी के एकता का प्रतीक के रूप में ये मुट्ठी बांध करके वो अभिवादन किया जाता है। और उसी अभिवादन को पूरे विश्व के अंदर वो एक ही चीज है, पूरे विश्व के अंदर रिवोल्यूशनरी। तो आज मजदूर वर्ग जो है, पहले तो हम ये समझें कि ये जो सामंतवादी जो व्यवस्था है, इस सामंतवादी व्यवस्था के गर्भ से ही मजदूर और पूंजीपति वर्ग दोनों एक साथ पैदा हुए। हम मजदूर वर्ग के साथ में दूसरे चीजों को मिला देते हैं, को समझ नहीं पाते कि मजदूर क्या है और भूदास क्या है। सामंतवादी व्यवस्था के अंदर जो एक भूदास होता था, एक मतलब जमीन से जुड़ा रहता था, एक तो वो था। और एक हमारे भारतीय वर्ण व्यवस्था के अंदर जो भूदास है, वो जाति के आधार पर जो तमाम शूद्र हैं, अतिशूद्र हैं, वो पेशे के आधार पर जाति को पेशे के आधार पर जोड़ दिया गया था। तो वो उस तरह का एक सामंतवादी स्वरूप था, जो अपने पेशे से वो स्वतंत्र नहीं था। जन्म से पहले ही उसका जो पेशा है वो निश्चित हो जाता था, और जन्म के बाद में वो बदल नहीं सकता था उसको। तो वो एक सामंतवादी प्रथा थी। जो सामंतवादी प्रथा औद्योगिक सिस्टम आने के बाद में धीरे धीरे, जब भारत में आजादी हासिल हुई, संविधान बना, तो यहाँ पर औद्योगिक सिस्टम जो लागू हुआ, तो उस औद्योगिक सिस्टम में औद्योगिक जो मजदूर वर्ग है और दूसरा मजदूर एक उस तरह से स्वतंत्र हो गया कि भाई वो मजदूर जो है अपने आप में वो किसी भी मालिक के यहाँ नौकरी कर सकता है जाकर के।
वो एक ये जो पहले जमींदारों के यहाँ, जागीरदारों के यहाँ और सामंतों के यहाँ आजीवन वो, और उसके बाद में फिर उसके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सारा परिवार जो है उसके जो उसमें श्रम करता था, उस तरह का नहीं रहा। और पूंजीवादी व्यवस्था एक लोकतांत्रिक वर्ग के अंदर एक वो जो अर्थव्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में राजनीतिक सिस्टम है, संसदीय प्रणाली, इसमें वो स्वतंत्र हो जाता है। और स्वतंत्र इस रूप में होता है कि वो किसी को भी अपना श्रम बेच सकता है, लेकिन वो रहेगा पूंजीवादी व्यवस्था का गुलाम ही। वो पूंजीवादी व्यवस्था से स्वतंत्र नहीं हुआ, वो अपनी मेहनत बेचने के लिए आजाद है, यानी और पेशा चुनने के लिए आजाद है, वो कोई भी व्यवसाय चुन सकता है। तो इस तरह से जो मजदूर है, मजदूर और भूदास में एक अंतर है। मजदूर जो है, मजदूर वर्ग जो आज की तारीख में जो पूंजीवादी व्यवस्था है, आज हमारा जो द्वंद्व है आपस में, जैसे हमें नजर आता है कि भाई वर्ण व्यवस्था भी है, जाति व्यवस्था भी है, इस रूप में हम लोग नजर आते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी जितनी जातियां हैं उस जातियों में भी वर्ग है, मजदूर और मालिक है। मजदूर और मालिक जो व्यवस्था है, अब वो जिस तरह से उद्योगों में होता है वैसे ही हम जो श्रमिक वर्ग है एक तरफ वो हो गया है। अब मकान बनाने के लिए मजदूर जाते हैं गांव के अंदर, तो वहां मालिक मजदूर के रूप में हो जाते हैं। इसी तरह से उद्योगों में हो जाते हैं, हर खेतों में भी वही स्वरूप हो गया। वो किसी के मालिक के यहाँ खेतों में जाता है, किसी के नहीं जाता है, कोई अपनी स्वेच्छा से जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो इस तरह से आज व्यवस्था आपका सर नेटवर्क ब्रेक हो रहा है। सर वीडियो आपका म्यूट करने। वीडियो बंद कर लेंगे तो आवाज साफ आएगी सर। हाँ हेलो, अब आवाज आ रही है? जी हेलो। सर, जी सर, जी सर, आवाज आ रही है हाँ सर। जी स्वागत। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आज हमारी जो आजादी है, उस आजादी को मजदूर वर्ग को और एक बार हासिल करना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात मैं कहूं कि उन्होंने सन 1936 में जो स्वतंत्र मजदूर दल बनाया था, वो स्वतंत्र मजदूर दल के उन्होंने 4 दुश्मन बताए थे, और उसमें 2 मुख्य दुश्मन थे, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, और बाकी 2 दुश्मन उन्होंने सामंतवाद और धार्मिक अंधविश्वास को भी बताया था। और उस स्वतंत्र मजदूर दल को उन्होंने के आधार पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, और उसमें 15 सीटें उन्होंने बॉम्बे असेंबली जो थी उसमें जीती थी। 1935 इंडिया एक्ट के तहत जो ये पहली बार जो चुनाव हुए थे उसके अंदर उन्होंने सीटें जीती थी। तो उन्होंने हड़ताल का भी उन्होंने समर्थन किया था। जब कांग्रेस असेंबली के अंदर कांग्रेस बिल लेके आई थी कि भाई हड़ताल पर पाबंदी लगाएंगे, तो उन्होंने हड़ताल पर पाबंदी लगाने के खिलाफ असेंबली के अंदर भी आवाज उठाई, और उन्होंने बाहर भी हड़ताल करके, एक दिन की हड़ताल करके संयुक्त रूप से बंबई के कामगार मैदान के अंदर सारे मजदूरों को इकट्ठा करके उन्होंने कहा था कि भाई समस्त मजदूरों को, हम मजदूर जो है जब तक आजाद नहीं होंगे, जब तक कि हम सत्ता में भागीदारी नहीं करेंगे, सत्ता जो है जब तक हमारे पास नहीं होगी तब तक हम आजाद नहीं हो सकते, तो हमें सत्ता हासिल करनी पड़ेगी। इसके बाद वो
वायसराय काउंसिल में चले जाते हैं 1942 के अंदर, और फिर 1943 में वो एक और सभा, मजदूरों की सभा में एक और बात कहते हैं, और वो 4 ग्रंथों की बात करते हैं कि इन 4 ग्रंथों को मजदूरों को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और उन 4 ग्रंथों में वो कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र का भी जिक्र करते हैं, और वो कहते हैं कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र सभी को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बताते हैं उसको कि ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो इसको अध्ययन करने के बाद में फिर वो कभी भी बाबा साहब ने मतलब कभी भी मतलब ये नहीं चाहा कि भाई हम समाजवाद नहीं लाना चाहते हैं, साम्यवाद के खिलाफ कभी नहीं गए। वो यहाँ की जो साम्यवादी पार्टियां थी और उस समय की कम्युनिस्ट पार्टियां थी, उसमें उनके साथ उनका मतभेद था, लेकिन वो सैद्धांतिक रूप से मतलब मार्क्सवाद के खिलाफ नहीं थे। तो इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि भाई मतलब क्या है कि मजदूर वर्ग का जो एक तो एक्चुअली जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है मतलब साम्यवाद। जब तक साम्यवाद नहीं आएगा, साम्यवाद का मतलब है वर्ग विहीन समाज, जात और वर्ग विहीन समाज के साथ ही जाति विहीन समाज आएगा। जब तक वर्ग विहीन समाज नहीं आएगा, जाति विहीन नहीं आएगा। हमारा जो जाति वर्ण व्यवस्था है वो भी एक तरह से वर्ग ही है पुराने टाइम का। सामंतवाद में सामंतवाद का जो वर्ग है वो जाति व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो पूंजीवादी व्यवस्था में जो वर्ग है वो मजदूर वर्ग यानी श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग में आकर के विभाजित हो गया। और पहले सामंतों का शासन था, आज शासन व्यवस्था पूंजीपति वर्ग के हाथ में है। जो बड़ा पूंजीपति है, आज अंबानी अडानी का नाम लेते हैं, राहुल हैं, तमाम लोग ले रहे हैं, तो ये क्या है कि आज वास्तव में ही पूंजीपति वर्ग के हाथ में शासन है। लेकिन हम लोग क्या है कि हमारा जो समाज है, हमारे बहुजन समाज के लोग जो है वो कई बार बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों के, लेकिन ब्राह्मणवाद भी क्या है कि इसका एक अंग बन चुका है पूंजीवादी व्यवस्था का। हमें ब्राह्मणवाद से भी लड़ना है, संघर्ष करना है, और पूंजीवाद से भी करना है, दोनों से करना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मणवाद से संघर्ष करने का तरीका ये नहीं है कि भाई केवल ब्राह्मणवाद को तो कोसो और पूंजीवाद के खिलाफ कुछ मत बोलो। तो पूंजीवाद एक्चुअली जो मेन एनिमी है हमारा, आज मेहनत कश वर्ग का, जनता का जो मेन एनिमी में मुख्य शत्रु है वो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीपति वर्ग है, वो ही हमारे रास्ते में का कांटा है सबसे बड़ा। तो जब हम मैंने लड़ेंगे, क्योंकि वो हमेशा जाल बिछाता है, उसके पास मीडिया है, शिक्षा व्यवस्था है, तमाम साधन है, उन तमाम साधनों के माध्यम से वो धर्म का भी जाल बिछाएगा, जातिवाद को भी फैलाएगा, पार्टियों के माध्यम से, तमाम जनसंगठन है उसके पास, उन सब के माध्यम से वो सारा ये काम करता है। तो इस तरह से वो जो हमारा मुख्य शत्रु हो गया है शासन में, शासक वर्ग ने हमेशा धर्म को अपने वर्ग स्वार्थ के लिए अपने वर्ग के शासन को टिकाए रखने के काम में लिया है और आज भी ले रहा है। और ये बात ये नहीं है कि केवल इंडिया में, पूरे विश्व का जो शासक वर्ग है उसने ये काम किया है। तो ये समाज जो है भारत में ऐसे जैसे हम पीछे की तरफ जाएंगे तो सामंतवादी सिस्टम के अंदर जब वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे तो गैलीलियो, ब्रूनो और तमाम जो है ना कोपरनिकस, इन लोगों ने यूरोप के अंदर जब वैज्ञानिक आविष्कार किए तो ईसाई धर्म के जो पादरी थे, पोप थे, उन लोगों ने उन वैज्ञानिकों को उनके खिलाफ मृत्युदंड दिया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, तो मतलब ये सारा जो है उन्होंने जो मृत्युदंड दिया तो उस मृत्युदंड के आधार पर जो है उनको किसी को कड़ाई में, ब्रूनो को तो एकदम से 2 घंटे तक जिंदा जलाया था
और गैलीलियो को पहाड़ से ऊपर से गिरा दिया और जिंदा बच गया तो उसको जेल में डाल दिया और कहा कि तुमने जो कहा है वो कह दो कि मैंने जो कहा है वो असत्य है, झूठ है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं कह देता हूं ये झूठ है जो मैंने कहा था। तो उनके शिष्यों ने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो गुरुजी कि ये झूठ है, आप कह रहे हो झूठ है। बोले तुम नहीं समझते हो भाई, ये मेरे को मार डालेंगे मैंने ये कहूंगा तो, और लेकिन मैं जिंदा रहूंगा तो और भी आविष्कार करूंगा। लेकिन मेरा झूठ कहने से ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी तो पहले भी घूमती थी और मेरा झूठ कहने के बाद भी घूमती रहेगी और अभी भी घूम रही है। ये तो नियम है दुनिया का, ये तो चलेगा। तो मजदूर वर्ग जो है एक्चुअली उसको ये तमाम इतिहास को, मेहनत कश जनता को ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने अंधविश्वासों को दूर करने के लिए। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हमारे जीवन से ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास, ये तमाम चीजें जाएंगी नहीं। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये दुनिया चलती कैसे है, उस नियम को पता लगाना पड़ेगा। उस नियम के बिना हम जो है अपने अंदर से वो भगवान, पूजा पाठ, देवी देवता, इन सारी चीजों को खत्म नहीं कर सकते हैं। उनको खत्म करने के लिए एक विकल्प चाहिए और विकल्प विज्ञान है। विज्ञान के अलावा और कोई भी चीज नहीं हो सकती है। वैज्ञानिक आविष्कार जो आज तक हुए हैं वो आविष्कार हमें बताते हैं कि वो किस तरह से दुनिया चल रही है, कैसे गुरुत्वाकर्षण कैसे काम कर रहा है और किस तरह से ये पृथ्वी का द्वंद्व जो है आपस में, गति का क्या नियम है, परिवर्तन कैसे होता है उसका क्या नियम है। ये सारा जो है ये सारी चीजों को हमें जानना पड़ेगा। मार्क्सवाद में ये सब चीजें बताई जाती है। मार्क्सवाद केवल अर्थवादी विज्ञान नहीं है। मार्क्सवाद जो है जो मजदूर वर्ग का एक वर्ग दृष्टिकोण है, अपने लोगों की उनकी गुलामी से मुक्ति का दर्शन है। उस दर्शन में एक्चुअली उन्होंने जो दिया है, उस दर्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो वो आप देखोगे कि ये तो एकदम विज्ञान है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। विज्ञान का मतलब है कि वो कारण के आधार पर हर चीज का बताता है। कोई भाई मतलब विज्ञान क्या करता है कि कोई भी घटना घटती है तो उसका कारण क्या है ये बताएगा। तो इसी तरह से ये मार्क्सवाद है कि कोई भी घटना घटती है, कोई भी मतलब जीवन में कोई भी घटना घटती है, मजदूर के जीवन में घटो कोई तो मजदूर का जो शोषण होता है उसका भी कोई ना कोई कारण है। वो कैसे होता है उस नियम को वो दिखाता है। तो इस नियम को दिखाने के लिए जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर सारी व्याख्या की गई और उस व्याख्या के आधार पर ही कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा। और दास कैपिटल में उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया और उस पोस्टमार्टम का आज तक कोई भी दार्शनिक अभी तक जो है उसका खंडन नहीं कर पाया है। उसका जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने जो लिखा, दास कैपिटल लिखा है और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो लिखा है, वो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी जो एक दर्शन है, उस दर्शन में ही वो मूल चीज तो दर्शन ही है, द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद। यानी ये सारी जो दुनिया है वो हमारे माइंड के बाहर जिस चीज का अस्तित्व है वो पदार्थ, भौतिक पदार्थ जो है परिवर्तनशील है और उस परिवर्तन का नियम के जो मूलभूत नियम है वो द्वंद्व है। एक भौतिक पदार्थ के अंदर जो द्वंद्व है वो द्वंद्व क्या है, एक बेसिक नियम काम करता है कि जो जैसे आप पूंजीवाद को एक पदार्थ मान लीजिए। पूंजीवाद एक पदार्थ है जिसमें श्रम और पूंजी का द्वंद्व है। ये श्रम और पूंजी का जो द्वंद्व है, ये इसमें जो प्रधान डोमिनेंट है इस समय वो डोमिनेंट है पूंजी डोमिनेंट है और शासक के रूप में वो आज शासक के रूप में है जो गुलाम रखे हुए है और मजदूर भी उसका गुलाम है। तो अब इससे गुलामी से मुक्ति पाने के लिए मजदूर वर्ग को जब संगठित होना पड़ेगा ना, संगठित हो जाएगा मजदूर जो है पूरी तरह से,
इसीलिए कहा गया कि दुनिया के मजदूरों एक हो। तो मजदूर जब संगठित हो जाएगा तब ये पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त करेगा। और वो जो जो ये जो द्वंद्व है मजदूर और पूंजी का जो द्वंद्व है, तो मजदूर वर्ग जो है वो शासन में आ जाएगा और पूंजीपति वर्ग जो है वो शासन से डाउनफॉल हो जाएगा। उसका अवशेष रहेगा। समाजवादी व्यवस्था के अंदर जो है वो वर्ग खत्म नहीं होते हैं, वो खत्म होते हैं साम्यवाद के अंदर जाकर के। समाजवादी व्यवस्था में जो वर्ग है वो उल्टा हो जाता है। अभी जो ऐसे पूंजीपति वर्ग शासन में है तो समाजवाद में मजदूर वर्ग शासन में आ जाएगा। और मजदूर वर्ग का जो है जो शासन होगा वो कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में होता है। उसका डेडिकेटेड वर्कर होते हैं उसके अंदर, और वो सारे उसमें पूरे सारे मैनेजमेंट को संभालते हैं। वर्तमान जो हमारी जो राज्य व्यवस्था है पूंजीवादी व्यवस्था की के अंदर ये नौकरशाही और तमाम जो पुलिस समेत प्रशासनिक व्यवस्था है और कोर्ट कचहरी सारी की सारी जो है पूंजीपति वर्ग के हित के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये काम करती है और मजदूर वर्ग के दमन के लिए काम करती है। कभी भी मजदूर वर्ग कहीं कोई हड़ताल करता है, कुछ करता है, तो मालिक केवल पुलिस अधिकारी के पास में फोन करेगा कि साहब मेरे यहाँ हड़ताल कर दी इन्होंने। तो उस हड़ताल को दबाने के लिए वो क्या करेंगे, पुलिस को भेज देते हैं और पुलिस वाले उस पर डंडा बरसाते हैं। वो ये नहीं पूछते कि भाई तुम्हारी हड़ताल क्यों हो रही है, वो देखते हैं भाई लॉ एंड ऑर्डर भंग कर दिया इन्होंने। और लॉ एंड ऑर्डर भंग करने को, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए तो उनको दमन करते हैं, उनको जेल में डालते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे बनाते हैं और मालिक के खिलाफ, उनके शोषण के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए आज जो व्यवस्था है एक्चुअली हम रूलिंग पार्टी को तो बदल देते हैं, लेकिन ये जो प्रशासनिक ढांचा है ये चुनाव के द्वारा ये नहीं बदलता है। ये चाहे बीजेपी आ जाए इसकी जगह पर, चाहे कांग्रेस आ जाए, लेकिन ये शोषण मूलक जो व्यवस्था है जब पूंजीवाद ये जो हेलो 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 जी सर, सुन हाँ मेरी आवाज आ रही रहे हैं है? सर, आप बोलते रहिए आ सर। रही है आवाज? मैं ज्यादा टाइम तो आपकी आ नहीं रही ले है रहा सर, हूँ। आप बोलते रहिए। हेलो नहीं, कोई नहीं, बोलते रहिए सर आप। हाँ नथी सिंह जी, हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है सर, हाँ आप सर आप बिल्कुल बोलते रहिए, आप आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो व्यवस्था है मजदूर वर्ग का, आज हम 1 मई को ये काम कर 1 मई को जो ये मीटिंग आप लोग ले रहे हैं, कर रहे हैं, इस मीटिंग में हमें ये जान लेना चाहिए कि ये मजदूर वर्ग का शासन किस तरह से आएगा, मजदूर वर्ग अपनी गुलामी से आजाद कैसे होगा, ये मुख्य चीज है। आप वैसे मजदूरों ने कब 8 घंटे का क्या मतलब अपना संघर्ष किया, 1886 में कब क्या हुआ, ये सब तो आप उसमें देख लोगे, किताबों में देख लोगे, अपने हमारे जो व्हाट्सएप पर जो मैसेज आते हैं, फेसबुक पर आते हैं, उनमें देख सकते हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं आपको वो चीज शायद उसमें नहीं मिलेगी। वो एक्चुअली जब पूंजीवादी व्यवस्था को हमें बदलना है तो चुनाव के द्वारा जो बदला जाता है वो एक्चुअली ऑपरेटर है। इस मशीन को, जो राज्य सत्ता है, इसकी मशीन के जो ऑपरेटर है उसको हम बदल देते हैं। जैसे ये आज ये भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या है, आज इसका जो है ये मैनेजिंग कमेटी है एक्चुअली, पूंजीपति वर्ग की मैनेजिंग कमेटी। इससे पहले जो मैनेजिंग कमेटी थी वो कांग्रेस पार्टी थी। अब मान लो ये कांग्रेस भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहे और तीसरी पार्टी आ जाए, लेकिन नौकरशाही और तमाम व्यवस्था वही की वही रहे, तो मतलब मैनेजिंग कमेटी भी बदल जाएगी, ऑपरेटर बदल जाएगा। तो बदलना क्या है एक्चुअली, हमें ये जो राज्य सत्ता है इसको बदलना पड़ेगा। ये जो राज्य सत्ता है ये जब तक नहीं बदलेगी तब तक जो है हमारा ये व्यवस्था नहीं बदलेगी। तो कहने का मतलब है कि एक तो है सरकार को बदलना,
और जो चुनाव के द्वारा जो हम बदलते हैं वो तो सरकार को बदलते हैं। और ये जो व्यवस्था परिवर्तन होगा वो क्रांतिकारी तरीके से ही हो सकता है, वो वैसे नहीं हो सकता। मजदूर वर्ग जब तक संगठित होकर के जन आंदोलन नहीं करेगा तब तक जो है ये व्यवस्था बदलेगी नहीं। तो हमारा मुख्य काम, जो मजदूर वर्ग का जो मुख्य काम है वो है इस व्यवस्था को परिवर्तित करना। और इसका दुश्मन क्या है, ये वर्ग क्यों बनता है, इसका शोषण का कारण है, मुख्य कारण है ये जो उत्पादन के साथ पर जो निजी स्वामित्व है, निजी मालिकाना ही इसके शोषण का कारण है। उत्पादन के साधन, चाहे कारखाना हो, चाहे खेती हो, ये कोई भी हो, उत्पादन के तमाम साधनों पर जो निजी स्वामित्व है, इस निजी स्वामित्व को बाबा साहब अम्बेडकर राज्य समाजवाद के माध्यम से भी उसको खत्म करना चाहते थे, लेकिन उनका प्रोसीजर कुछ अलग था और मार्क्सवाद का कुछ अलग है। मार्क्सवाद ने दिखाया कि ये निजी स्वामित्व जो है ये ही मुख्य शोषण का कारण है। इस शोषण को, ये समाजवादी व्यवस्था जब आएगी